ये वो जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक रणभूत होते हैं। मान्यता ये है कि कुछ सालों पहले हमारे जो वंशज थे नेगी, तो वो एक युद्ध में मारे गए थे। तो उसमें जो भी 8-9 लोग बचे थे, तो उनके द्वारा हमारी आगे की पीढ़ी स्थापित की गई और हम उन्हीं की याद में उनको हर तीसरे साल 14 साल यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वो काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र में। अगर कोई भंडारी जाति का हाँ, उस दौरान आए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत परेशानी हो जाती है। उनको पहले सूचना दी जाती है कि यहाँ रणभूत नाच रहे हैं और 3 दिन तक आपका यहाँ आना वर्जित है। एक बार ट्राई किया था लेकिन मकान के छत का वो यहाँ पत्थर की सिलें होती है ना, वो पत्थर की सिल निकाल के उसके वहाँ से भगाना पड़ा। इंद्रमणि बड़ोनी जी को घर जी? हाँ, हमार जेठ जी था ये। अच्छा, जेठ जी, हाँ, छोटी जी का नौनिया आवे। वो क्या कमरा में रहना? अच्छा, जेठ जी? बड़ोनी जी। हाँ जी। ये पर। अच्छा, ये पर रहना? अच्छा, हाँ, ये पर हम। जंग घास कटवाने से कद का दूर जान पड़ दो बहुत दूर तो तक जंगली जानवर भी रहते बोलो, गुलदार बाग बोलो, रिख रुख सब रन अडरो या पुंथो होनो या अखोड़ी में भी एक ब्लॉगर हमें मिली हैं। क्या नाम है आपका? कंचन। अच्छा, किस नाम से चैनल है आपका? कंचू पहाड़ी। कंजू पहाड़ी। पिछले साल जो रामलीला हुई थी, इसमें जो भी पात्र थे वो लड़कियों को चयनित किया गया था। अच्छा। कि राम का कैरेक्टर हो, लक्ष्मण का कैरेक्टर, तो लड़कियों के द्वारा गांव वालों ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी उसको सराहा और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अगुवाई की, राज्य निर्माण की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी। आज हम उन्हीं के गांव में हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के चर्चित म्यूजिशियन रहे गुंजन डंगवाल भी इसी गांव से थे। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा के इस खास कार्यक्रम विलेज टूर में। आज हम अखोड़ी गांव में मौजूद हैं। अखोड़ी गांव टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में बसा एक खूबसूरत गांव है जो समुद्र तल से 2000 मीटर की हाइट पर है और तमाम बेसिक सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। तो आज डिटेल में इस गांव का टूर आपको हम करवाएंगे और हमारे साथ इसी गांव के शंकर भाई हैं। शंकर भाई के साथ साथ हमारे साथ इस गांव के दीपक डंगवाल जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका और आपके चैनल बारामास का। तो एक तो इस गांव के बारे में आप थोड़ा ये बताइए कि कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं और पलायन की मार इस गांव में कम पड़ी है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल रावत जी, मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले इस गांव में लगभग 350 परिवार होंगे। वर्तमान में जो यहाँ पर रह रहे हैं कम से कम 250 से 260 परिवार हैं और जो बिल्कुल जिनका आना जाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ऐसे घर होंगे जहाँ ताले लगे हुए हैं। जो आप देख रहे हो यहाँ पर पलायन नहीं है। पलायन का ना होने का जो मुख्य कारण है, गाँव के अंदर आपने देखिए लगभग सब जैसे मूलभूत सुविधाएँ हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एनएम सेंटर है और यहाँ पर आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक जो अस्पताल है वो भी है। और यहाँ पर विद्यालयों की बात की जाए तो सर्वप्रथम मैं बताऊँ गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालय है और दीप चिल्ड्रन एकेडमी जो कि 5वीं तक है और साथ में गर्ल्स हाई स्कूल वो भी यहाँ पर है और यहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी वो भी है और सरस्वती शिशु मंदिर गोदा और एक सासा सर्वेंट सेर एकेडमी गोदाबार। तो शंकर भाई, इस गांव में जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल देखने को मिलता है कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से लोगों ने की हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ों में कई गांवों में खेती जो है बंजर पड़ चुकी है ना, लेकिन इस गांव में वो देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे पॉली हाउसेस हैं और खेती में भी आधुनिक जितने भी उपकरण होते हैं सब कुछ यहाँ पर है। पेड़ यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल माल्टों से लदालद हैं, अठनियाँ यहाँ पर हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रेडिशनल खेती काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। सो सीजनल खेती जिसे हम बोलते हैं और लोग उसको काफ़ी करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं अपने खेतों में और सबकी कोशिश रहती है कि अपने अपने खेतों को बंजर ना छोड़ा जाए। अगर वो गांव में है तो किसी भी
हालत में उसको चलाया जाए। और जैसे सीजनल खेती की बात करें तो जैसे नॉर्मली बरसात में धान की खेती, सर्दियों में कोदा झंगोरा होता है, राई की खेती होती है, और फिर गर्मियों में गेहूं की खेती होती है। तो इस तरह से सीजनल खेती यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। और फिर जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स है, जैसे माल्टा जो यहाँ की स्पेशलिटी है, जो इतने हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं, माल्टा हो गए, सेब हो गए, अखरोट हो गए, और उसके अलावा नींबू हो गए, तो वो भी उनकी भी काफ़ी रिच वैरायटी है। और आपको पूरे गांव में वो हर जगह देखने को, हर घर में देखने को मिल जाएंगे। तो लोगों ने इन चीज़ों पे काफ़ी मेहनत करी है और वो करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। और जो कि हमें बाहर से सब्जी लाने के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता मार्केटों पे, तो वो खुद अपनी सब्जी या धान हो गया या फिर गेहूँ हो गया, वो खुद अपने गाँव में उगाते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं उसे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी कि जैसे फल फ्रूट यहाँ पर कई सारे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे होते हैं, सब्जियाँ यहाँ पर कई सारी होती हैं, तो लोग ये अपने लिए ही यूज़ करते हैं या बेचते भी हैं, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, अभी इतनी सुविधा नहीं है लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, या फिर बाहर कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि लोग इसको बाहर पहुंचा पाएँ। लेकिन अभी अपने लिए और जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी को ऐसा गिफ्ट देना हो, तो उन चीज़ों में ये चीज़ें काम आती है। ये बेहतरीन लोकेशन यहाँ पर है। तो पहाड़ों में इस तरह के घर अब बड़े कम ही देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ जगह ये विरासत अभी भी। इसके पीछे हमारा राजेश्वरी देवी का मंदिर है। और ये वो जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक रणभूत होते हैं, हर तीसरे साल 14 साल में होते हैं। और ये मान्यता ये है कि नेगियों द्वारा ये जो करवाया जाता है आयोजित, और ये हर तीसरे 14 साल में होता है। तो इसकी मान्यता ये है कि कुछ सालों पहले हमारे जो वंशज थे नेगी, तो वो एक युद्ध में मारे गए थे। तो उसमें जो भी 8-9 लोग बचे थे, तो उनके द्वारा हमारी आगे की पीढ़ी स्थापित की गई, और हम उन्हीं की याद में उनको हर तीसरे साल 14 साल यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और वो काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र में, लोग काफ़ी दूर दूर से उसे देखने आते हैं। और इसमें सारे नेगियों के साथ साथ पूरा गांव प्रतिभाग करता है, और 3 दिन का ये होता है, और ये काफ़ी देखने लायक होता है, और काफ़ी उत्साहित रहते हैं लोग इस चीज़ के लिए। और इसी के अपोजिट में हमारी ये है पांडव खली है। तो यहाँ पे जब पांडव लीला होती है गांव में, वो भी हर तीसरे साल होती है। तो ऑल्टरनेट ईयर्स पे होता है, एक साल रणभूत होते हैं, एक साल पांडव लीला होती है। पहाड़ों में इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें चाहे पांडव नृत्य वो हो, चाहे चक्रव्यूह हो, चाहे कमल व्यूह हो, या पांडव लीला हम उसे कहें, या रामलीलाएँ, गाँव की जो रामलीलाएँ होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो इस तरह के आयोजन पहाड़ों में होते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन इस गांव के बारे में, जो जैसा कि अभी शंकर भाई ने बताया कि रणभूत कौथिक करके एक होता है, 3 दिन का वो आयोजन होता है, तो उस बारे में आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने पहले ही वो बता दिया। लेकिन उसके बारे में कुछ सवाल और भी मेरे हैं। तो गांव के ही एक बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जिनसे जब हम गांव में नीचे की ओर जा रहे थे, तो उस वक्त भी इनसे मुलाकात हमारी हुई थी। तो आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम प्रेम सिंह नेगी। अच्छा, तो रणभूत कौथिक एक यहाँ पर आयोजित होता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आप बहुत बुजुर्ग हैं, तो आपको कुछ पुराना मालूम होगा। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज 4 गढ़ों के गणपति हुआ करते थे, जिनमें पोखरीगढ़, कंडरागढ़, कोरदीगढ़, अत्थरकोटगढ़, ये 4 गढ़ थे जिनके कि हमारे पूर्वज गणपति हुआ करते थे। उनका किसी बात पर वो भंडारी जाति के साथ युद्ध हो गया था। तो भंडारियों ने जो झगड़े के चक्कर में इनको चारों तरफ से घेर दिया। तो ये अपने खेल में मस्त थे। तो वहाँ पर कहते हैं कि हमारी भगवती बीच में प्रकट हो गई, और उसने ये कहा कि तुम यहाँ खेल में मस्त हो, लेकिन बाहर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई है। तो भंडारियों का और नेगियों का आपस में युद्ध हुआ। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कम संख्या में कम थे, तो वो मारे गए। तो उनमें सिर्फ एक औरत बची थी, जो कि कपड़े धोने, ये जो हमारे यहाँ धारा कहते हैं, निकलता हुआ पानी उसका वो, तो वहाँ कपड़े धोने गई थी। तो वो औरत बच गई। तो वो गर्भवती थी। तो वो जो है जब सब मारे गए, तो उस टाइम पर जो हमारे जो सेवक हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों के जो सेवक हुआ करते थे, उनमें से किसी ने राज दरबार में ये बात पहुंचाई कि नेगी सारे मारे गए और उनकी एक औरत बची हुई है और वो गर्भवती है। तो तब राजा ने उनको शरण दी थी। उस औरत का एक लड़का हुआ, और उसी से हमारा वंश आगे चल पड़ा।
तो यहाँ इस समय हम 18वीं पुश्त पे, जो हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, तो हम अभी 18वीं पुश्त पे, हमारे बच्चे लोग जो है वो 19वीं पुश्त पे पहुँच रहे हैं, पीढ़ी पे। तो तब से जो ये इन्होंने देव रूप में प्रकट होना शुरू किया। तो ये हमारे जो ये जो होता है हर तीसरे साल उनको ये करना पड़ता है, देव रूप में नचाना पड़ता है। वो नंगी तलवार लेके, ढाल लेके, हाथों बंदूक भी होती है? बंदूक कहाँ, बंदूक भी होती है, बंदूक होती है, तलवार वो असली बंदूक होती है? है जी, असली बंदूक? असली बंदूक होती है, लेकिन फायर उससे डुप्लीकेट किया जाता है। अच्छा, उस समय जिस समय कि वो प्रकट होते हैं, हाँ, वो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए, उस समय वो डुप्लीकेट दिखाना पड़ता है, वो फायर डुप्लीकेट दिखाना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये भी इस रणभूत कौतिक के बारे में सुना कि अगर कोई भंडारी जाति का हाँ, उस भंडारी- दौरान आए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत परेशानी हो जाए। उनको पहले सूचना दी जाती है कि यहाँ रणभूत नाच रहे हैं और 3 दिन तक आपका यहाँ आना वर्जित है। अच्छा, तो वो गांव के अंदर नहीं आ सकते। और अगर आ गए तो? आगे तो फिर वो अपनी जिम्मेवारी पे आएंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे पूर्व वही हाल उनका भी, वो पहले भी एक बार ऐसा हुआ है? एक बार ट्राई किया था, लेकिन मकान के छत का वो ये यहाँ पत्थर की सिलें होती है ना, हाँ जी। वो पत्थर की सिल निकाल के उसके वहाँ से भगाना पड़ा। अच्छा, तो जब वो एरिया से बाहर निकल गए तो उसके बाद कुछ नहीं। तो अभी हम जब गांव में ऊपर की ओर आ रहे थे तो एक घर पर मुझे बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, इसका नाम है क्या है दादाजी? जैस्मिन। जैस्मिन। ये आपकी नाती? नाती। तो जैस्मिन है ये प्यारी बच्ची, और उसको रस्सी से बांधा हुआ है। क्यों बांधा हुआ है? ये इधर उधर बहुत जाती है। ये इतनी शैतान है कि कभी इधर से रास्ता लग जाएगी, नीचे बाजार में चली जाएगी, कभी इधर ऊपर चली जाएगी। जब जैसे हम इधर उधर काम कर रहे, कहीं भैंस के पास जा रहे हैं या कहीं खाना बना रहे, तो इसको बांधना पड़ता है। तो इसकी मम्मी पापा कहाँ हैं अभी? इसके पापा तो बम्बई है। अच्छा, माँ? और मम्मी तो जंगल गई हुई है, हाँ, भैंस के लिए घास घूस लेने। तो वही गांव में जो होता है उमन, घास काटने पहाड़ की महिलाएं चली जाती हैं गांव में, और क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें देखेगा कौन। तो इस तरह से, हालांकि ये मैंने बड़ी पहली बार देखा और बड़ा ये इंटरेस्टिंग है और बहुत प्यारी बच्ची है ये। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तो बताओ? आंगनबाड़ी में जाती हो? आंगनबाड़ी में जाती हो। और क्या नाम है? नाम बताओ। जैसिका। जैसिका। अच्छा, तो गांव में ठीक लगता है? और वो तुम्हारी भुल्ली है, वो छोटी भुल्ली है? तो क्यों बांधा हुआ उसको? उसको रस्सी से क्यों बांधा है? दुमका जाती है। दुमका जाती है? और ये देखिए आप, इस तरह के विजुअल आपने कई गढ़वाली गानों में, पहाड़ी गानों में कई बार देखे होंगे। और यहाँ भी, इस गांव में भी ऐसे हर घर में इस तरह के विजुअल देखने को मिले। तो कद्दू हैं ये सारे कद्दू ही हैं? तो बड़े बड़े कद्दू हैं। कद्दू अब इसको हम हमारे इसमें ढिनकिया कहते हैं। किस वाले को? किस वाले? ये आप बताइए। ये आइए। ये हाँ, थोड़ा बताइए जो आपको थोड़ा पता है। और ये मेन कद्दू ये हो गया हाँ। लमेड़ा। लमेड़ा कौन सा है? ये सब लमेड़ है। अच्छा, लमेड़ है। हाँ जी हाँ। और जो सबसे उधर दिख रहा है वो थोड़ा वाइट सा, सफेद सा? वो भैंस के लिए है वो तो। अच्छा। हाँ, और जो वो- उधर हरा सा? हरा सा वो भी भैंस के लिए है। अच्छा। हाँ। और ये बोला आपने कुछ? हाँ, ये यहाँ इसको ढिनकिया बोलते हैं। दोनों को ढिनकिया? हाँ जी। अच्छा। और ये जो बिल्कुल पीला सा है, ये रायते वगैरह के लिए है ना? सब एक ही वो है। इनकी वैरायटी सिर्फ अलग अलग होती है। हाँ। अब ये इसलिए लगाए हुए हैं कि इनके अंदर जो बीज है, जब तो पकने के बाद ये मतलब बोने के काम आएंगे। और ये हम तो काट के भैंसों को देते हैं, भैंसों को खिलाते हैं। अच्छा। दूध देने वाले भैंसों को। अच्छा। अब इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में थोड़ा आप बताइए। रामलीला वो बड़ी अच्छी करते थे? रामलीला के दौरान तो वो हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमको बचपन से ही उन्होंने रामलीला का ये सिखाया। और अगर कहीं पर हमने गलती कर दी तो वहाँ पर चांटा मारने से भी परहेज नहीं करते थे। अच्छा। उनका बच्चों को आगे बढ़ाने का
ये तरीका था कि अब जो मैं तुमको समझा रहा हूँ उसको पूरी तरीके से याद रखो। हमने भी रामलीला में छोटे मोटे पार्ट उनके साथ खेले। बाद में तो वो अपना राजनीति में व्यस्त हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ का वो काफ़ी साल तक उन्होंने रामलीला का डायरेक्शन भी किया और डायरेक्शन के दौरान उन्होंने हम यहाँ के बच्चों को उस पर लगाया। जी अब हम पहुंच चुके हैं इंद्रमणि बडोनी जी के घर पे और ये उनका घर था जहाँ उन्होंने जन्म लिया और यहीं रहे वो जीवन भर। यहीं रहे जीवन भर, सेवा की पूरे क्षेत्र की, पूरे गांव की। श्री इंद्रमणि बडोनी जी की छोटे भाई की बहू हैं, वो यहाँ पर हैं। वो दादी जी हैं हमारी, वो यहीं पर होंगे अभी, बल्कि बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग ही हैं, लगभग आप बोल तो 80-85 साल। पहाड़ी ककड़ी यहाँ पर थी। पहाड़ी काकड़ी से नहीं। आवा आवा बैठो आवा 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 अरे आवा 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 एक हम आवा ना आवा क्या चाहिए? काकड़ी अच्छा तो स्वास्थ्य पानी ठीक छे? बच्चे बाबा स्वास्थ्य भी नहीं है ठीक पा। तो यू घर छे इंद्रमणि बडोनी जी को ना? इंद्रमणि बडोनी जी को घर छे नहीं? हाँ हमारे जेठा जी था ये। अच्छा जेठा जी हाँ छोटी जी का नौनियाल। अच्छा छोटी जी का जन दूरान जेठान ना हम अतों बार। हाँ तो कुछ बताओ उनका बारे में ना जरा। क्या बताऊँ बाबा क्या कदा छा? बेचारा बहुत बढ़िया रहे ना। को वालू कमरू छो हैं कमरा को वालू छो हमारे ये चान तो उनको वो क्या कमरा में रहना था? जेठा जी? बडोनी जी हाँ जी। ये पर अच्छा ये पर रहना था? हाँ ये पर हम था यार। अच्छा। कौन सा खून छेंच हाँ जरा खोल देला आप तो तकलीफ दिया लिया मुना आप थे। हाँ तकलीफ है। तो ये इंद्रमणि बडोनी जी का कमरा है। इसी कमरे में वो रहा करते थे। जो बुजुर्ग माता जी हमें मिली उनके जेठा जी वो थे इंद्रमणि बडोनी जी। तो अभी हमने उनसे दरख्वास्त की है। बहुत बुजुर्ग हैं, 80-85 साल की होंगी। चलने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्योंकि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके कमरे में भी जाकर आपको दिखाएंगे क्या कुछ वहाँ पर है। तो इंद्रमणि बडोनी जी की जो किताब मैंने पढ़ी बीते दिनों, उसमें एक जिक्र है एक रेडियो का, और उसमें लिखा है कि ये इंद्रमणि बडोनी जी का रेडियो। तो ये वो रेडियो है जिसे वो जिस पर वो समाचार सुना करते थे और अक्सर इसका उपयोग वो किया करते थे। तो ये बडोनी जी का परिवार है। अच्छा बोडी नमस्कार है ना, चल दन तब ध्यान रखें, ठीक है। तो जैस्मीन भी हमारे साथ, जैस्मीन ही थी ना? हाँ तो जैस्मीन भी हमारे साथ गांव का टूर कर रही है और देखिए फिर रोने लग रही है। ये गांव जो है हमारा खोले वाइज डिवाइडेड है। तो जैसे ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, इसको बोलते हैं लोली लेंगड़ा। ये ऊपर हो गया डाला खोदा, और उससे ऊपर भी एक है और है पुराना खोदा, और इस साइड है डालधार। तो ये गांव इतना बड़ा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं भी तो 8 से 10 खोले होंगे, जितना एक एवरेज गांव होता है। 8 से 10 गांव के जितना बड़ा ये गांव है। और ये पूरा एक गांव अखोड़ी आता है, बट इसमें अलग अलग खोले हैं। तो उस साइड हम बोलते हैं परे गाँव। अच्छा, परे गाँव बोलते हैं, परे गाँव। हाँ, और ये इस साइड को वो लोग बोलते हैं वरे गाँव। तो ये और पोर, इधर और उधर, इधर हाँ, और पोर। ये गांव बड़ा फैला हुआ भी है, एक जगह पे काफ़ी क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है ये गाँव। और अगर कुछ घर तो अभी ऐसे हैं कि जो जंगलों के बीच में भी है।
तो वहाँ तक पहुँचना शायद हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। बट ये गांव वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। और जो बात आप पलायन की कर रहे हो, तो पलायन का जो एकमात्र यहाँ पे कारण है वो है कि रोज़गार। तो यहाँ के जो युवा वर्ग है उसको रोज़गार की तलाश में बाहर निकलना ही पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे गांव में धीरे धीरे पलायन तो होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि वो युवा जो है अपने गांव से जुड़े हुए रहते हैं। हर साल हर 6 महीने में घर आते हैं, उनकी फैमिलीज़ यहीं रहती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमारा जितना भी यहाँ का युवा वर्ग है उसमें से 70-80% लोग विदेशों में हैं, यूरोप, USA और गल्फ़ कंट्रीज़ में, और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं वो लोग। और जाहिर सी बात है कि वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है गांव की, तो जिसकी वजह से आपको ये सब एक रिच कल्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और कल हम दीपक भाई के घर पे रुके हुए थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि एक गांव इधर से थोड़ा दूर पे है जिसे मिनी जापान भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ के अधिकतर युवा जो हैं वो जापान में काम करते हैं। हाँ, ये मान्यता ऐसी भी है की हुई कि गाँव में सरपोली बडियार बोलते हैं गाँव का ना, तो वहाँ मिनी जापान बोला जाता है क्योंकि वहाँ के ऑलमोस्ट फैमिली में से एक मेंबर जापान में है ही, तो जिस वजह से वो एक ऐसा चलन हो गया कि उसको मिनी जापान बोला जाता है। अच्छा, काफ़ी हाइट पर है ये, करीब 2000 मीटर की हाइट पर ये गांव है। बर्फ़ वगैरह पड़ती है ठंडियों में यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बर्फ़ पड़ती है, और ये इस लेवल की बर्फ़ पड़ती थी पहले कि मतलब 4-5 दिन महीने भर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे जब तक वो बर्फ़ पूरी तरह गल ना जाए। तो ऐसा भी हमने बचपन देखा अपना। और आजकल वो बर्फ़ थोड़ा कम हो गई है। क्या रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो थोड़ा सा आजकल देखने को कम मिलता है, पर क्या पता इस सीज़न देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट कब पड़ी थी यहाँ पर बर्फ़? लास्ट पड़ी थी 2020-21 में, लॉकडाउन के टाइम पे, और 2-2 फीट के करीब बर्फ़ पड़ी थी। और हमारे बुजुर्ग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे गोरसिंह ध्यान पड़ती थी। क्या चीज़? गोरसिंह ध्यान, एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। मतलब ऐसी बर्फ़ कि पूरे सिर्फ गाय के सींग दिख रहे होते थे। गाय गोर सिंह की धान। हाँ, और मतलब गाय के सींग दिख रहे होते थे, पूरी गाय बर्फ़ में डूब चुकी होती थी। अच्छा, इस लेवल की बर्फ़ पड़ती थी। तो अभी बैकग्राउंड में आपको कोई एक आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये दरअसल यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस गांव में हो रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, कल जब हम दीपक भाई के साथ रुके थे तो उन्होंने इस बारे में बताई कि यहाँ पर जब हवन होता है तो उस हवन में जो आग जलाई जाती है वो प्राकृतिक तौर से जलाई जाती है, जिसे सयार कहते हैं। तो उस बारे में मैं चाहूँगा कि दीपक भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल रावत जी, जो श्रीमद् भागवत का कल 6वां दिन होगा, उसके लिए जो 7वें दिन पूर्णाहुति के लिए जो हवन होता है, उसके लिए प्राकृतिक आग की जो जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक अग्नि मंथन होता है। उसमें जो बैलों के साथ बोलते हैं, हल लगाते समय नीचे नसड़ा होता है। तो 2 इकट्ठे किए जाते हैं इधर उधर से, और उसके बीच में एक गोल लकड़ी फंसाई जाती है। अच्छा, नसड़ों के सामने? हाँ, और उसको रस्सी से दोनों तरफ से बांध के कुछ लोग उधर से बैठकर, कुछ इधर से बैठकर उसको खींचा जाता है, और जो घर्षण से अग्नि पैदा होती है उसके नीचे कपास लगाया जाता है, और उसके द्वारा जो आग जलाई जाती है, फिर वो पूर्ण आहुति के लिए जो हवन होता है उसके लिए वो अग्नि लाई जाती है। यही प्रक्रिया होती है। अच्छा, वो आप नाम बता रहे थे, सयार उसको कहते हैं? जी 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 बिल्कुल, उसको उसी को सयार आग बोलते हैं। सयार आग? हाँ, वो आग होती है, सयार आग बोलते हैं उसे हमें। तो ये सिर्फ भागवत कथाओं में ही इस तरह की आग जलाई जाती है? अब और अभी जो हमने देखा है, लोग भागवत में ही देखा है, लोग हमारा गांव है, लोग अखुड़ी में ही देखा है मैंने। अन्य ग्राम सभाओं में जैसे कहीं पे प्राकृतिक आग बोली जाती है लैंस के द्वारा, कहीं पे यही होता है। पर यहाँ पर जो मैंने देखा है जो प्राकृतिक आग निकालने का, तो वही होता है, अग्नि मंथन बोलते हैं, सयार आग, तो वो होता है जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक बात ये भी कि इस जगह से त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए एक सड़क स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। शंकर भाई अभी बता रहे थे, उस बारे में थोड़ा आप बताइएगा। और गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में उस सड़क का नाम रखा जाएगा, उस बारे में थोड़ा बताइए, कितनी दूरी कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से वो त्रिजुगी नारायण का धाम कनेक्ट किया जाएगा, जिस पे काम चल रहा है कई सालों से। तो वो हमारे गांव से होते हुए वो सड़क निकल रही है, जिसका आधा काम ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो यहाँ से जो त्रिजुगी नारायण की डिस्टेंस हो जाएगी वो मात्र 15-16 किलोमीटर रह जाएगी, और ये काफ़ी
हमारे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए ये काफ़ी एक सौगात होगी कि कोई ऐसा धाम हमारे यहाँ से नज़दीकी कनेक्ट हो जाए। अच्छा। हाँ जी। तो अभी क्योंकि यहाँ पर ये कथा चल रही है और इसलिए जो परिवार, जिन परिवारों के लोग बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, वो लोग भी इस कथा में शामिल होने के लिए गांव पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी रंगत है गांव में, और इस तरह के आयोजन के बाद गांव में एक अलग ही माहौल होता है जो कि बड़ा खुशनुमा होता है। अच्छा, गांव के थोड़ा खान पान के बारे में आप थोड़ा बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि गाय, भैंस, बकरी या इस तरह का कोई किस तरह के पशुओं को ज़्यादा पाला जाता है? यहाँ पे ज़्यादातर भैंस पालन का चलन है, भैंस और गाय। और पहले कुछ टाइम पहले हमें यहाँ पे बैल भी देखने को मिलते थे, पर अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं कि लोगों ने आधुनिक तकनीक अपना ली है, ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं छोटे छोटे, तो बैलों का चलन कम होते जा रहा है। लेकिन भैंस अभी भी लोगों के पास है, और लोग अपना दूध, घी और मक्खन वगैरह सब घर में ही बनाते हैं, होममेड। और यहाँ पे हमें डेयरी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ऑल्दो यहाँ पे डेयरी भी हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं दूध लेने, बट मोस्टली जो गांव वाले हैं अपने दूध का जो है यहीं से पर्याप्त मात्रा में निकाल लेते हैं भैंसों के द्वारा। बकरियों का चलन इस गांव में कम है, कम क्या, ना के बराबर ही है? ना के बराबर ही है। और बकरियां बहुत कम लोग पालते हैं, जो पालते भी है वो उनको जंगलों में ही रखते हैं। जंगलों में जैसे छान होती है हमारे यहाँ, छानियाँ होती है, तो छानियों में रखते हैं, वो काफ़ी ऊपर जंगलों के अंदर होती है। तो वहाँ पे 1-2 परिवार ऐसे होंगे जो बकरी पालन करते हैं, नहीं तो बहुत ही कम यहाँ पे बकरी पालन आपको देखने मिलता है। और बीते दिनों जब मैं इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ये भी जिक्र था, ये भी जानने को मुझे मिला कि इंद्रमणि बडोनी जी कई बार छानियों में ही रह जाते थे, वहीं रात बिताया करते थे। तो उन्हें बड़ा लगाव था अपनी गाँवों से, गाँव की चीज़ों से, कहीं भी वो रुक जाते थे। तो जैसे आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुना होगा, छानियों में करियो डियोरो, घर गाँव में छोड़ियो चा। तो पहले के लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद थी, शांति में रहना और थोड़ा सा जंगलों के बीच में प्राकृतिक वातावरण में रहना। तो इस तरह के लोग आज भी हैं गांव में जो पसंद करते हैं रहना छानियों में अपने। और पहले की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे थे जो 6-6 महीने तक वहाँ रहते थे। गर्मियों के 6 महीने वहाँ पे, सर्दियों के 6 महीने छानियों में। और तो कुछ लोग आज भी है उस तरह से। गर्म रहती थी छानियाँ सर्दियों में अक्सर वो? हाँ, गर्म रहती है छानियाँ, क्योंकि उनको बनाए इसी तरह जाता है मिट्टी पत्थरों द्वारा कि वहाँ पे हवा पानी आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी कि आपको ठंडा फील नहीं होगा। तो अब ये धीरे धीरे लोगों ने आधुनिकता की वजह से कह लो या फिर सुविधा की वजह से कह लो, लोगों ने छानियों का चलन कम कर दिया है। पर लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं गांव में जो अपने इन चीज़ों से लगाव रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो टावर है एयरटेल का टावर 5G स्पीड यहाँ बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल। तो दिव्या भाई मुझे थोड़ा ये बताइएगा, कब ये टावर लगा, ये कितना वक्त हो गया? इस टावर को लगे लगभग आप ये लगाओ 2012 से टावर यहाँ पर है। 2011 से इसका निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ, 2012 से ये कार्य कर रहा है टावर यहाँ पर, जिसमें कि एयरटेल और जियो दोनों चीज़ें। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि यहाँ पर एयरटेल फाइबर भी है। बोले तो नेटवर्क यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये झिमरसौड़ है। झिमरसौड़ इस गांव का एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पर रामलीला आयोजित होती हैं। और सर्दियों के वक्त जो पहाड़ में चलन है अमूमन क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, कई जगह तो बकरा क्रिकेट भी होता है, जिसे बड़े शानदार तरीके से पहाड़ के युवा सेलिब्रेट करते हैं। और तमाम गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसको एंजॉय करते हैं सर्दी की भीनी भीनी धूप में। तो इस फील्ड के बारे में आप थोड़ा बताइएगा शंकर भाई। ये फील्ड जो है हमारे बचपन की यादें से जुड़ी हुई है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तब हम यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला करते थे। तो क्या क्या किस तरह के यहाँ पे आयोजन होते हैं? यहाँ पे बेसिकली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, और वो इस ग्राउंड को हमने सार्वजनिक तौर से भी यूज़ किया है। जैसे कोई फंक्शन हो गाँव में या किसी तरह का भी कोई गैदरिंग हो, पब्लिक गैदरिंग, तो उसके लिए भी ग्राउंड यूज़ में आता है। क्या नाम है आपका? काजल। आपका? जस्सी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं बाड़े से ना। बाड़े से? हाँ जी, बाड़े से। अच्छा, तो अच्छा एक सवाल मेरा ये है, आप थोड़ा इधर आ जाइए दोनों से, ताकि साथ साथ में बात हो जाए ना।
जैसे आजकल हम देख रहे हैं पहाड़ों में ना भालू लगे हुए हैं, रिख लगे हुए हैं, गुलदार लगे हुए हैं। कभी जंगल में घास काटते वक्त ऐसी कुछ आपको देखने को मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला अभी तक। कभी भी नहीं? हाँ, बहुत साल पहले मिला था, 8 साल पहले। सुना बहुत है ना ऐसे, मतलब सुना है तो बहुत देर है, मतलब आजकल सब लोग बोल रहे हैं ना जो जंगल जाते हैं। तो डर लगता है आपको कभी जाते हुए ऐसा? डर तो बहुत लगता है, फिर अकेले जाने में फिर जाते नहीं है ना, 2-4 तो साथ। अकेले जाते ही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ साथ लेके आप जाते होंगे। हाँ, साथ में लेके जाते हैं ना 2-4 लोगों को, जो भी है ना। जैसे जैसे गर्भवती महिलाएं रहती है तो डिलीवरी के लिए भी आपको दूरी जाना पड़ता है? दूर ही जाना पड़ता है, पिलकी तो जाते हैं लेकिन वहाँ तो ऐसे लापरवाही जी। और जो यहाँ पे है PHC, वहाँ पर कितना इलाज मिल जाता है? कभी कोई दिक्कत होती है, मतलब हमेशा रहता है स्टाफ वहाँ पे? पिलकी में? यहाँ पे जो है ना PHC गाँव में नहीं, ANM सेंटर जो है, एनम से नहीं, वहाँ का यहाँ काम मिलता है बराबर? कुछ नहीं मिलता? नहीं तो इसलिए हमें आगे जाना पड़ता है, पिलकी सीधे? पिलकी जाना पड़ता है। पिलकी वाले फिर ट्रांसफ़र करवाते हैं, या तो श्रीनगर जो ज़्यादा होता है वो तो ज्वेली ग्राउंड लेके जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र की ज्वेली ग्राउंड लेके जाओ जी। अखोड़ी में भी एक ब्लॉगर हमें मिली हैं, क्या नाम है आपका? कंचन। अच्छा, किस नाम से चैनल है आपका? कंचू पहाड़ी। कंजू पहाड़ी? कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 500। अरे वाह, नहीं ठीक है। किस तरह की वीडियो आप बनाते हैं? हम पहाड़ी उससे बनाते हैं। ब्लॉग्स? हाँ जी, जंगल जाते हैं। आप कितने बजे गए जंगल आज? आज तो जंगल नहीं गए थे। ये घास कहाँ से? नहीं से। अच्छा, ये नज़दीक से ही हाँ लाते हैं। जी, बाकी दिन जाते हो? हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी। तो ये जंगली जानवर कभी मिले आपको? बाघ, भालू? नहीं। ठीक है। तो व्लॉग कैसे बनाते हो? मतलब जंगल में जाते हो और फिर ये देखते हो, इस तरह से करते हो कि देखिए गाइस मैं घास काट रही हूँ, इस तरह से? ठीक है। और पढ़ाई वगैरह कितनी की आपने? कॉलेज किया हुआ है? हाँ जी, अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देखिए आप, धूप में, सर्दियों की धूप में यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चियाँ हैं यहाँ पर, पढ़ाई कर रही हैं। नमस्कार जी, कब से है ये स्कूल? कब से है ये स्कूल, आप थोड़ा बताइए। 1995 से इस्टेब्लिश है सर। ये अब शुरुआत से ही ये 10 तक था या? हाँ, 6 to 10th रहा है सर, स्टार्टिंग से ही ना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो अभी कितने टीचर यहाँ पर हैं? हाँ सर, हम लोगों का 7 लोगों का स्टाफ है और गर्ल्स का स्कूल है पर्टिकुलरली। और मतलब छात्र संख्या कम है सर, 40 मतलब अभी हम पे बच्चे हैं। बीच में बड़ी थी छात्र संख्या, 50 क्रॉस हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब डिक्लाइन हुई है हमारी। जो क्या वजह लगती हैं आपको कम होने की? डिक्लाइन का एक तो मेन वही पलायन कह लीजिए आप लोग, कि हम पे जो मतलब यहाँ पे बच्चे हैं वो सब फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि सबसे अंतिम जिनके पास जो विकल्पहीन बच्चे हैं वही बच्चे आते हैं। और प्लस एक ये भी है कि स्कूल की लोकेशन का भी ऐसा होना कि मतलब जैसे जंगली जानवरों का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया तो दूर से बच्चे नहीं आ पाते हैं। आसपास के जैसे गांव है दुबड़ी, वहाँ से बच्चे, लेकिन वहाँ से भी मतलब पेरेंट्स ने बच्चों को वो करना मतलब वहाँ इनरोलमेंट उनका इंटर कॉलेज में करवा दिया कि यहाँ पे जो है मतलब जंगली जानवरों का खतरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब कि जैसे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है तो वो भी मतलब डिक्लाइन होने का एक मेन कारण है। रिजल्ट ठीक रहता है इधर? हाँ, रिजल्ट तो 100%, इवन इतनी मतलब ये प्राउड की बात है कि हमारे स्कूल की जो इस साल की 10th की 2024-25 के बैच की लड़की थी, वो भिलंगना ब्लॉक में पूरे उसने टॉप किया लड़कियों में 91% के साथ ही। और अभी मतलब आप लोग बहुत अच्छे उस पर आए हैं कि मतलब हमारी वो बालिका जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से भारत भ्रमण पे गई है। क्या नाम है उनका? भ्रमण पे कुमारी शीतल मेहरा, 91% उसने ब्लॉक में टॉप किया था। तो टिहरी जिले के 4 बच्चों में से वो हमारी बच्ची भी है, मतलब जो भारत भ्रमण पे गई है। तो ये राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था और इसके जस्ट बगल में ही ये रामलीला मैदान है जहाँ पर हर साल रामलीला होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। जैसे कि हमने बताया कि इंद्रमणि बडोनी जी भी रामलीला में अच्छे से प्रतिभाग करते थे और गांव वालों को भी मोटिवेटेड वो करते रहते थे कि रामलीला में भाग लें, जितने भी सांस्कृतिक आयोजन हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहें। तो बताइएगा शंकर भाई, किस तरह से यहाँ पर रामलीला होती है और कब कब होती है?
रामलीला होती है यहाँ पे जून के महीने में होती है और ये रामलीला काफ़ी टाइम से आयोजित की जा रही है। जब से मैं देख रहा हूँ हमारे बचपन से हम इसका पार्ट बनते हैं और इसमें प्रतिभाग करते हुए आते हैं। पूरा गांव इसमें सम्मिलित होता है और इसकी खास बात है कि पिछले साल जो रामलीला हुई थी इसमें जो भी पात्र थे वो लड़कियों को चयनित किया गया था। अच्छा। ये राम का कैरेक्टर हो, लक्ष्मण का कैरेक्टर, तो लड़कियों के द्वारा गाँव वालों ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी उसको सराहा और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और ये रामलीला भवन है और ये पीछे चेंजिंग रूम है। अच्छा जी। तो अभी सिर्फ जून में ही होती है या बाकी महीनों में भी? ना जून में ही रामलीला होती है। जून स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे काफ़ी गांव में लोग आ रखे होते हैं, काफ़ी फैमिलीज आ रखी होती है। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि बाकी तो हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है, नवरात्रि के टाइम पे होती है, बट यहाँ पे इस सारी फैमिलीज आ रखी थी गर्मी की छुट्टियों में, तो सब इसमें सम्मिलित हो, काफ़ी भीड़ होती है, तो इस वजह से वो जून में हम इसे आयोजित करते हैं। ठीक है, ठीक है। बोडी कक बटे आना तुम? घर बैठे घर बैठी कक जाना? ये अपन गाँव तक। अच्छा, यू क्या चुपेण ये तो के बोल रहा? अरे यो पंखी चाहिए। पंखी चे? हाँ, ये जाड़ू लाओ तो तब थानी पैरिया गरम होने वाली। गरम होने ली बियड तो मेरे बिलंग। अच्छा। तीन दिन। अच्छा। 4-5 थानी दिनी और हल्का बोली तो ये फोन आई है तब अब जंग घास कटवाना था, कद का दूर जान पड़ दो? बहुत दूर, बहुत जगह। कद का दूर? बहुत दूर। अद तक जंगली जानवर भी रहंदे, बोलो गुलदार बाग, बोलो रिख रुख सब रन अडरो या पुंथो होनो याकली लो दानी साउद देख अरता बोनो। तुम तो देखी बोले कई बार रिख रुख बाग भालू? कई बार तुम कान देखे नहीं याक मुतानी। ये तो क्या बोल रहे थे? एक दिन स्वाटू स्वाटू ये पानिया। अच्छा, घास ये मैं पिलान? हाँ। अच्छा, एक सवाल च बोड़ी ना, एक बेटी वो भी छा इंद्रमणि बडोनी जानता था आप? जानता था? ताकि मंजो तो मैं ताकि दे सो बेज था हमारा। अच्छा। गोरदारन थाया भात पकाउन थाया कलियो ध्यान थाया कलियो तब बाटुन थाया आफू ध्यान थाया यो डांग तो मैं माम थाय। तो गांव में सब ठीक ठाक छ? सब ठीक। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं छ? दिक्कत तो छै चलो ये दारू तो बढ़िया। नशा बहुत होगी पहाड़ों में ना? बहुत। बच्चा नशा का वही में होगी नहीं? सब बहुत नशा होगी। ये तो बेचन पियाना होता गड़बड़ छ, गलत बात छ नहीं। हां पैसा खोल दुनिया। तो यहाँ इस अखोड़ी गांव में पोस्ट ऑफिस भी है और आप यहाँ पर पोस्ट मास्टर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर अखोड़। कब से ये इस गांव में है, बताइएगा थोड़ा। ये तो बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है, शायद इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे तो 2008 से मैं हूँ। अच्छा, उससे पहले से है यहाँ पे ना? बहुत पहले से, ये शायद बहुत पुराना है, 60 से आज का पास। अच्छा। हाँ, तो आते हैं लोग यहाँ पर, मतलब? हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आता है, हमारे घर से आते लोग। कितने लोग का स्टाफ है यहाँ पे अभी? हम 3 लोग हैं। और बाकी कौन? मेरे एबीपीएम है अमन। अच्छा। लोहा और इनके तो पापा है जो डाक वाहक होते हैं ना, तन सिंह नेगी, वो है। ठीक। कितने बजे से कितने बजे तक रहता है ओपन? ये हमारा समय ये जो लिखा है पीछे वही होता है। 8:30 से और 1:30? भले होता है वो लिखा है, पर हमारा समय जो है 8:30 से शुरू हो जाता है। अभी देखो आप 4 बजे तक चलता ही। ठीक। तो देखिए, इस तरह का सुख आपको कहाँ ही मिलेगा। ये सिर्फ आपको गांव में ही देखने को मिलेगा कि आपके आंगन के बाहर पेड़ लगे हों और वो फलों से लदालद हो। तो ये माल्टे का पेड़ है और पूरे गांव में हर घर के बाहर ही इस तरह के पेड़ हैं और वहाँ से बिल्कुल आप लपक कर उन फलों को निकालें और जब मर्जी तब खाएं, और वो भी सर्दी की अच्छी सी धूप में। तो अभी जब वीडियो में आपने शुरुआत में देखा होगा कंजू जी ब्लॉगर हैं इस गांव की, बड़ी शानदार। और जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि भालू वगैरह आते हैं यहाँ, तो इन्होंने कहा नहीं आते हैं,
लेकिन फिर हमने इनका चैनल देखा इंस्टाग्राम में, तो एक रील हमें दिखी जिसमें कह रही थी कि भालू आया भागो भागो। तो सच में आया था क्या भालू? अच्छा, रील के लिए था वो, सिर्फ क्लिक बैठ था वो। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो ये देखिए, ये खटाई यहाँ पर बन रही है। तो ये सरसों का तेल है और पहाड़ों में गुनगुनी धूप में खटाई का मज़ा ही बड़ा अलग है। और ये चीनी है, ये मलाई है, ये सरसों का तेल है, ये धनिया प्याज बारीक चॉप किया हुआ है, और ये घर का पिसा हुआ नमक है, ये मसाला है, और ये कटे हुए जो कि अभी अभी ताज़ा हमने तोड़े हैं संतरे, माल्टा वो यहाँ पर है। और अब इसको बड़ी अच्छी तरीके से मिक्स यहाँ पर किया जाएगा और फिर इसे ऑब्वियसली खाया जाएगा। यमी। आहा, है? बहुत खट्टा हो गया भाई। अच्छा, कई लोग गुड़ भी डालते हैं, कई लोग ना। बढ़िया है, बढ़िया, शानदार। तो पहाड़ों में सब कुछ है, ऑर्गेनिक फल हैं, सब्जियां हैं, स्वच्छ ताज़ी हवा है, लेकिन इसके बावजूद लोग शहरों की ओर जा चुके हैं, गांव से पलायन हो चुका है। कई कारण हैं। आई थिंक सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। किसी के लिए सुकून बहुत ज़रूरी है और किसी के लिए ऐशो आराम। तो आज शंकर भाई हमारे साथ थे और दीपक भाई हमारे साथ थे और कंचन जी हमारे साथ थी, जो कि व्लॉगर हैं। इनका चैनल सब्सक्राइब आप कीजिएगा। और बहुत शानदार आपने खटाई बनाई, और आप कंचन जी की माता जी हैं। हाँ, तो इस बेहतरीन शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी और इस गांव के बारे में आपने हमको बताया और इस गांव का टूर कराया। और इसी तरह के और भी विलेज टूर देखने के लिए, उन्हें एंजॉय करने के लिए, उत्तराखंड को जानने के लिए, समझने के लिए, उत्तराखंड के कल्चर, तमाम पहलुओं को जानने के लिए आप बने रहें बारामासा के साथ, जुड़े रहें बारामासा के साथ। शुक्रिया।